गुड इवनिंग मित्रों, मैं आज आप लोगों को स्टॉपेल के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल क्या है? यह मोस्ट क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली यह यूज नहीं होता है। यह सामान्यतः सिविल केसेस में यूज होता है, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिविल के केसेस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सभी लोगों को जानना चाहिए कि होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल। नॉर्मली जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, तो जब आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वहां पर स्टॉपेल की चर्चा नहीं मिलती है आपको। और स्टॉपेल शब्द का यूज तो सिविल में भी नहीं किया जाता है, लेकिन जो थ्योरी वहां पर प्रतिपादित की गई है वह थ्योरी हर जगह पर यूज होती है और बहुत ज्यादा यूज होती है। और इससे भी किसी केस का हार और जीत भी तय होती है। तो स्टॉपेल है क्या? सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्टॉपेल। स्टॉपेल का मतलब होता है कि स्टॉपेल वह प्रिंसिपल है जिससे यदि किसी व्यक्ति ने प्रीवियसली किसी चीज को एग्री किया है, किसी चीज पर एग्री किया है, या किसी ट्रूथ पर एग्री किया है, या किसी कंडीशन पर एग्री किया है, तब उसको बाद में चलकर वह डिनाई नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत ही फॉर्मल चीज है। यहाँ इनफॉर्मली मैंने किसी से बात की कि मैं तुमको 10 रुपया दूंगा और मैंने उससे बाद में कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा। यह आपस की बात है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल लागू नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर फॉर्मल बातें हैं, जहाँ पर लॉ की बातें हैं, वहां पर थ्योरी ऑफ स्टॉपेल लागू होता है। यदि आप किसी चीज के लिए अपने हामी भरी है, कोई फैक्ट्स को आपने एक्सेप्ट किया है और बाद में जाकर कोर्ट में उसी चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। एक बहुत सिंपल टर्म में मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल की जब बात मैं करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो फाउंडेशन है इसका, ये दो चीजों पर टिका हुआ है। फाउंडेशन जो दो चीजों पर टिका हुआ है, एक तो है एप्रोबेट और दूसरा है रिप्रोबेट। बिल्कुल यह जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, वो दो पिलर पर टिका हुआ है। ये एप्रोबेट क्या है? एप्रोबेट का मतलब होता है कि हमने यदि फॉर्मली अप्रूव कर दिया किसी चीज को, हमने क्या किया? फॉर्मली किसी चीज को अप्रूव कर दिया। और रिप्रोबेट का मतलब क्या होता है? कि यह अनप्रिंसिपल्ड है कि मैं उसको डिनाई करूं। एट द सेम टाइम दोनों चीजें जो है वह नहीं चल सकती है। एट द सेम टाइम दोनों चीजें नहीं चल सकती है। तो यह बस सिर्फ सीधा सा बात जो है तो वह स्टॉपेल का ही है। लेकिन सिर्फ हम सीधा सा बात करेंगे तो समझ में तो आएगी नहीं। तो इसमें केस लॉ भी लाना पड़ेगा, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उसको लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो कुछ इलस्ट्रेशन है उसको उसके द्वारा समझाना पड़ेगा, तब यह बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर एक केस लॉ है एमपी हाई कोर्ट का, उसकी चर्चा में रेफरेंस तो मैं दूंगा। पहले है क्या ये जान लीजिए। यह एप्रोबेट और रिप्रोबेट जो है वो है क्या, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किसी चीज को फॉर्मली यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर देते हैं, एट द सेम टाइम उसी चीज को हम डिसअप्रूव नहीं कर सकते, रिप्रोबेट नहीं कर सकते, अनप्रिंसिपल्ड हम नहीं हो सकते। एक तरफ हम प्रिंसिपल्ड और दूसरी तरफ अनप्रिंसिपल्ड नहीं हो सकते। अब यहाँ पर क्या है? एक प्लेंटिफ है, वह इस क्लेम करता है किसी प्रॉपर्टी पर जो को पार्सियनरी का प्रॉपर्टी है, और वहां पर पार्टीशन सूट वो फाइल करता है। को पार्सियनरी का मतलब होता है जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी, जहां पर बहुत सारे लोगों का हिस्सा। अब यहाँ पर वो क्लेम करता है, पार्टीशन सूट वो फाइल करता है, और पार्टीशन सूट फाइल करके वह कहता है कि यहाँ पर पार्टीशन सूट के द्वारा कि हम लोगों की जो हिस्सेदारी है उसको अलग अलग कर दिया जाए। यहाँ पर यह कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर वह एक और काम पहले से किया हुआ है, जिसमें एक और वह पार्टीशन सूट फाइल कर रहा है को पार्सियनरी जो प्रॉपर्टी है उस पर, कि सभी लोगों का हिस्सा जो है वह दे दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। और इसके पहले
उसने टेनेंट के खिलाफ एक एविक्शन सूट फाइल किया था, जिसमें उसने क्लेम किया था कि पूरी प्रॉपर्टी का विल जो है उसके फेवर में बना हुआ है। ठीक है, इस पूरी प्रॉपर्टी का विल उसके फेवर में बना हुआ है। अब एक और वो पार्टीशन की बात कर रहा है और दूसरी ओर वो पूरे प्रॉपर्टी के विल की बात कर रहा है। तो कोर्ट का यह कहना है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती है। या तो आपने जो विल को प्रोड्यूस किया है वह गलत है, या फिर आप पार्टीशन की जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ पेच है। तो कोर्ट का यह कहना है कि यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल दोनों जो है वो एक साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या कि हमने इलेक्ट किया अपना कि यह जो विल है वो अब मेरे फेवर में किया गया है, ठीक है ना, विल जो है वो मेरे फेवर में किया गया है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों चीजें तो साथ साथ नहीं चल सकती है। तो यहाँ पर हम यह भी अपना दिखा रहे हैं कि हम इलेक्टिव हैं किसी चीज में, तो विल मेरे फेवर में है, और दूसरी तरफ आप स्टॉपेल की भी बात कर रहे हैं कि इस चीज को इस ढंग से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है, या फिर पार्टीशन की बात की जा सकती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो लैंड से रिलेटेड नहीं है। लैंड का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला रहता भी है, लेकिन और बहुत सारे लैंड से एग्जाम्पल अभी मैं देने जा रहा हूँ। और भी किसी व्यक्ति ने रेलवे में कंसाइनमेंट बुक किया और उसमें कंसाइनमेंट की वैल्यू जो है वह लगाई 1 लाख रुपए। अब रेलवे की गलती से या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी या फिर एक्सीडेंट के चलते पूरा जो रेलवे का रेक था जो कंसाइनमेंट लेके जा रहा था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो नेचुरली वह जो डैमेज हुआ है वो क्लेम तो वह व्यक्ति करेगा जिसने कंसाइनमेंट बुक किया है। अब जब क्लेम करने का समय आया तब ऐसी स्थिति में उसने क्लेम 10 लाख के कंसाइनमेंट का कर दिया, बोला कि उसमें 10 लाख रुपए का जो सामान था जो कंसाइनमेंट मैंने डाला। अब अर्लियर उसने क्या किया है, अर्लियर उसने जो बुक किया है वह 1 लाख रुपए पर किया है। अब उसने क्यों किया होगा ऐसा, यदि मान लीजिए 10 लाख का सामान है लेकिन उसने बुक तो 1 लाख पर किया, तो शायद उसका पर्पस क्या होगा, फ्रेट को बचाना। उसका पर्पस होगा फ्रेट को बचाना, मतलब जो भाड़ा होता है, जो माल भाड़ा होता है उसको बचाना। लेकिन वह चूंकि वहां पर वह एडमिट कर चुका है कि 1 लाख रुपए का है, यह वो क्या किया है, एडमिट कर चुका है कि कंसाइनमेंट 1 लाख रुपए का है। तो क्या 10 लाख रुपए का जो क्लेम मान्य होगा क्या? यहाँ पर कोर्ट उसको प्रेक्लूड करता है। यहाँ पर जो प्रेक्लूड करता है, जो सत्य उसने स्वीकार किया पहले वही सत्य को वहां पर अभी डिनाई कर रहा है। तो एक ओर स्वीकार और दूसरी ओर डिनाई, तो उसी को करने से रोकता है कानून। इसी को हम स्टॉपेल कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल कहते हैं, कि किसी चीज से रोकता है, प्रेक्लूड करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और वैसा आपने किया तो माना नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या है, मतलब कि हमने जो सत्य पहले बोला है उसी सत्य पर हमको आगे भी काम करना है। कोई एफिडेविट हमने दे दिया है कोर्ट में, तो उसी एफिडेविट के आधार पर आगे की सुनवाई होगी और आगे की बात जो है वह प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। अब तीसरा एक और है जो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो लैंड से संबंधित है। ए को किसी ने गोद लिया हुआ है, सपोज करिए ए को किसी ने गोद लिया हुआ है और वह एक अकेली महिला है, वह उसको गोद ली हुई है। पूरी दुनिया यह समझती है कि वह बेटा है, पूरी प्रॉपर्टी तो इसी की है। अब वह बी को इन्फ्लुएंस कर देता है, बी को इन्फ्लुएंस करता है कि यह प्रॉपर्टी जो है वह उसकी है, जबकि अभी प्रॉपर्टी उसके नाम से हुई नहीं है। वह मदर जो जिसने इसे गोद लिया है उसके डेथ होने के बाद हो सकता है कि प्रॉपर्टी इसकी हो जाए, अभी हुई नहीं है। या फिर उसने सपोज करिए विल कर दिया हो तो मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसकी हो जाए। अब बी ने उसकी बातों में आकर जमीन तो परचेज कर लिया, बी ने क्या किया, जमीन को परचेज कर लिया। मैं आपको बता दूं कि लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर रजिस्ट्री कैसे हो सकती है। रजिस्ट्री हो सकती है, म्यूटेशन नहीं हो सकता है।
वो पुत्र बनकर रजिस्ट्री कर सकता है अपना शेयर दिखाकर, लेकिन जब म्यूटेशन की बात आएगी तो यह देखा जाएगा कि उसका नाम लैंड रिकॉर्ड में, जिसने इसको दिया है वो लैंड रिकॉर्ड में उसका नाम किस रूप में दर्ज है, ठीक है ना, किस रूप में दर्ज है, जो व्यक्ति ने बेचा है इसको। अब जिसने, जैसे ए ने बेचा है बी को, तो ए का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, और ए की वो मदर जिसने उसे अडॉप्ट किया है उसका नाम है, या फिर उसके पति का नाम है। तब ऐसी स्थिति में जब वो म्यूटेशन कराने जाएगा, दाखिल खारिज कराने जाएगा, उस आधार पर यह रिजेक्ट हो जाएगा। मैं दूसरी बात ये बता रहा था कि वह जमीन उसने परचेज कर लिया, सारा डीड बन गया, सब चीज बन गया। सब्सिक्वेंटली किसी कारण से, जो भी कारण रहा हो, या तो की मदर की मौत का कारण रहा हो, या विल कारण रहा हो, या फिर रजिस्टर्ड डीड बन गया हो इसके फेवर में, यह जमीन उसकी ओनरशिप में आ गई। अब पहले उसने क्या किया था, पहले उसने औने पौने दाम में उसको बेच दिया था। उसे लगा कि पता नहीं यह जमीन मेरी होगी कि नहीं होगी, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसने क्या किया था, औने पौने दाम में उसे बेच दिया था। अब बाद में जब जमीन इसके नाम से हो गई तो इसे लगा कि भाई तो जमीन मुझे वापस लेनी चाहिए, तो उसने कोर्ट में क्लेम किया, एक सूट फाइल किया कि जिस समय मैंने इस जमीन को बी को बेचा था उस समय आई हैव नो टाइटल, मतलब कि उस जमीन का टाइटल मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए इस डीड को कैंसिल किया जाना चाहिए और वापस जमीन जो है वह लैंड ओनर है उसको मिलना चाहिए। अब तो लैंड ओनर यह हो गया, तो जब जमीन वापस होती तो उसको मिलता। कोर्ट ने यहाँ पर प्रिक्लूड किया इस चीज से उसे, उसने कहा कि आपने एक बार जमीन को बेचा है और यह कहकर बेचा है कि आपका मालिकाना हक है, और मालिकाना हक आपको बाद में मिला, लेकिन आपने चूंकि जमीन को बेच दिया है इसीलिए दोबारा आप उस राइट को क्लेम नहीं कर सकते। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, या डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इसको हम कहते हैं। अब क्या है, देखिए दूसरी चीज, कहां पर यह लागू होता है, किस किस कंडीशन में लागू होता है। सिर्फ कोई भी चीज तो सीधे सीधे तो होती नहीं है कि सीधे सरल शब्दों में कर दिया गया और वह लागू हो गई। अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन किसी व्यक्ति ने दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है कहीं पर, ओरल रिप्रेजेंटेशन दिया है और या वर्बल दिया है या फिर रिटन दिया है, तो उस रिप्रेजेंटेशन से मुकर नहीं सकता है, या फिर उसने वहां पर वह उसमें विटनेस के रूप में साइन किया है तो उससे वह मुकर नहीं सकता है। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है और वो 1891-92 का जजमेंट है, जो कि आज तक उसको कोट किया जा रहा है। इस केस में है क्या, यह जो केस है रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या है, तो अब यह है जो डिक्लेरेशन दिया गया और वह किसी काम को करने के लिए दिया गया, किसी काम को पूर्ण करने के लिए दिया गया, तो यहाँ पर जब उसने रिप्रेजेंटेशन दिया और बाद में वो उस पर अपना क्लेम करना चाहे तो वह क्लेम को नहीं कर सकता है। कैसे, इसको समझिए पहले। जो कि शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र साहा के केस में यह रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे को सामने लाया गया। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके पास बहुत लैंडेड प्रॉपर्टी है, उसके पास काफी शेयर्स है। जब उसकी मृत्यु होती है तो उस अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को वह छोड़कर जाता है। बच्चे अभी 18 साल की उम्र के नहीं हुए, तो उसमें बच्चों का शेयर जो है उसकी कस्टोडियन कौन बन जाती है, माँ बन जाती है। अब माँ को पैसे की जरूरत है तो माँ ने उस पूरी प्रॉपर्टी को क्या किया, मॉर्गेज कर दिया, और मॉर्गेज करने के बाद चूंकि वह पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं थी तो मॉर्गेजी का जो राइट था, ठीक है ना, उस राइट को मॉर्गेजी ने बेच दिया, किसे बेच दिया, गोपाल चंद्र साहा को बेच दिया। मॉर्गेजी ने, मॉर्गेज जब किया गया तो मॉर्गेज की जो प्रॉपर्टी है तो मॉर्गेजी का राइट जो है उसको उसने सेल कर दिया गोपाल चंद्र साहा को। तो अब थ्योरेटिकली गोपाल चंद्र साहा क्या हुआ, वो उसका मालिक बन गया। और जो सेल डीड बना
नेचुरली जो मॉर्गेजी का राइट है उसमें जब सेल हो रहा है, चूंकि पैसा नहीं चुका पाया तो वो मदर ही सेल करेगी। तो सेल डीड बना, तो सेल डीड में उस लड़के ने हस्ताक्षर किया और उस लड़के ने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि, और उसी के थ्रू ये सारी चीजें उस बच्चे लड़के के थ्रू, चूंकि वो बड़ा हो चुका था, उसके थ्रू ही वह सारी चीजें हुई। अब जो था, बच्चा चूंकि बड़ा हो चुका था, माँ ने मॉर्गेज किया था और माँ ने उस प्रॉपर्टी को सेल किया। बच्चा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वहां पर बच्चे को यह भी पता था कि उसका भी शेयर अलग से है, उसकी बहन का भी शेयर अलग से है। तो उसने अपने शेयर को, अपने और अपनी बहन के शेयर को दोनों ने मिलकर शरद चंद्र दे को बेच दिया। यह मामला कोर्ट में काफी लंबा चला। अब कोर्ट ने इसमें क्या किया, कोर्ट ने क्या किया कि वह मॉर्गेजी का जो राइट था, जो बेचा गया गोपाल चंद्र साहा को, गोपाल चंद्र साहा को, वह तो जेन्युइन है। वह बच्चे ने यह क्लेम किया था, लड़के ने यह क्लेम किया था कि मेरा शेयर भी उसमें है, तो मैं अपने शेयर को अलग से बेच रहा हूं। तो यह चूंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी पूरी मां ने मॉर्गेज कर दी थी, तो उसमें लड़के का भी आ गया और लड़की का भी आ गया। तो लड़का उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके थ्रू ही सारी चीजें हो रही है, उसने सभी जगह पर हस्ताक्षर भी किया है। तो कोर्ट का यह कहना है, चूंकि उसने रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपने राइट को खत्म कर लिया और अपने राइट को बेच दिया, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको प्रेक्लूड करती है, कानून उसको क्या करता है, प्रेक्लूड करता है कि आप अब इस पर क्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैंने अभी कहा कि एप्रोबेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों साथ साथ आप नहीं हो सकते, एप्रोबेटिव और रिप्रोबेटिव आप साथ साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर उस लड़के ने दोनों चीजों को करने का प्रयास किया, एक तरफ एप्रोबेटिव भी हो गया, माँ का साथ दिया उसने उस रिप्रेजेंट कर कर और उसको भिजवा दिया, खुद भी उसमें रिप्रेजेंट किया, साइन भी किया, और दूसरी तरफ वह रिप्रोबेटिव भी हो गया, अनप्रिंसिपल्ड हो गया और उसने अपने शेयर को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो कोर्ट का कहना था ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती है। आपने चूंकि एक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपने राइट को भी खत्म कर लिया, इसलिए यह जमीन पर आपका अधिकार नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत ही प्रूडेंट जजमेंट भी दिया। कोर्ट ने कहा कि बहन जो है न तो एप्रोबेटिव हुई है ना रिप्रोबेटिव हुई है, वो तो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसने कहीं साइन भी नहीं किया है। इसीलिए चूंकि वह बड़ी है और उसने कहीं पर साइन नहीं किया है, कहीं पर वो रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसीलिए उसके शेयर को बेचने का अधिकार माँ को और भाई को नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया तो कि जो बेटी का जो शेयर है, ठीक है ना, वह किसको चला जाए, शरद चंद्र दे को चला जाए, और बाकी जो शेयर है जिसे माँ ने मॉर्गेजी का राइट जो परचेज किया गोपाल चंद्र दे साहा, उसको चला जाए। तो चूंकि वहां पर एक समय में माँ और बेटा एप्रोबेटिव हो चुका था, खास करके बेटा, इसलिए रिप्रोबेटिव उसको नहीं हो सकता था। यहाँ एविडेंस एक्ट यह कहता है सेक्शन 115। लेकिन बेटी ने चूंकि कुछ भी नहीं किया था, इसलिए बेटी के शेयर को जो उसने बेचा था उसको उस व्यक्ति को के पक्ष में डिक्री हुई, उस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री हुई। ऐसा ही एक केस, ये तो बहुत पुराना केस है, ऐसा ही सिमिलर केस है, महमूद साहब वर्सेस सैयद इस्माइल का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, 1995 का यह रिपोर्टेड केस है। यह है महमूद साहब वर्सेस सैयद इस्माइल, यह ऑल इंडिया रिपोर्टर में रिपोर्टेड केस है 1995 के एडिशन में। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस 1205 पेज नंबर है। इसमें क्या है ये देखिए, ये थोड़ा और आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पर बेटे के नाम से कोई जमीन है जिसे कि बाप ने बेच दिया, बाप ने क्या किया, बेच दिया, और बेटा जो था वह अटेस्ट किया उस चीज को, जो रजिस्ट्री हो रही थी उसे बेटा ने क्या किया, सेल डीड को अटेस्ट किया। बाद में बेटे ने इस जमीन पर क्लेम कर दिया, उसने कहा कि मेरे पिता ने इस जमीन को बेचा था जिन्हें की राइट नहीं है। लेकिन
चूंकि वह खुद भी साइन किया हुआ है अटेस्टेशन में, उसका सिग्नेचर है, अटेस्टेड उसने किया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में इसका मतलब है कि उसकी सहमति थी। तो कोर्ट का यह कहना है कि यहाँ पर वह उस चीज को क्लेम नहीं कर सकता है, मतलब कि कोर्ट उसको अलाउ नहीं करता है डिस्प्यूट क्रिएट करने से, उसको डिस्प्यूट क्रिएट करने से कोर्ट उसको करने के लिए कोई अलाउ नहीं करता है, मतलब प्रिक्लूड करता है किसी चीज से, मतलब उसको रोकता है किसी चीज से। यही है थ्योरी ऑफ स्टॉपेल, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये कहाँ कैसे काम आता है। ये तो मैंने सिविल लॉ की बात की। रिट फाइल होता है, आप लोगों को पता है, रिट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस माना जाता है। कोई भी रिट फाइल होता है तो चाहे वह सिविल रिट हो, क्रिमिनल रिट हो, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशन से ही गाइडेड होता है। हाई कोर्ट में यदि फाइल किया गया तो आर्टिकल 226 के तहत फाइल किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया तो आर्टिकल 32 के तहत फाइल किया जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल किया जाता है वो फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट पर है, लेकिन हाई कोर्ट में जो रिट फाइल किया जाता है वह फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट पर है। तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का पावर यहाँ ज्यादा वास्ट है, उसका बहुत ही फलक जो है वह इस मामले में बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से जहां पर फंडामेंटल राइट का मामला आएगा वहां पर वो रिट फाइल किया जाएगा, अदरवाइज फिर नीचे से आप अपील में जाइए। यहाँ पर सिलेक्शन थ्रू एग्जामिनेशन का मामला है और यह बहुत सारा केसेस इसमें, इस पर रिट फाइल हर समय हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस पर रिट फाइल होता रहता है। यह मामला क्या है? आप लोग सभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानते हैं, और यूनियन सर्विस कमीशन का कंडीशन क्या है? जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देते हैं सिविल सर्विसेज का, तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि अपियरिंग कैंडिडेट भी जो है वो एग्जामिनेशन में अपियर हो सकता है, लेकिन जब वो अपियर हो जाता है और जब वो पास हो जाता है तब ऐसी स्थिति में उसे अपने रिजल्ट को, क्योंकि जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट है कि आप यदि ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तब आप यूपीएससी में क्वालिफाई तो कर ही नहीं सकते। अब ये क्वालिफाई कर गया, पीटी में क्या हुआ, क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए उसको फॉर्म भरने का समय आया, तो उसने उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो क्वालिफाई किया था, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो उसने सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया था, उसके आधार पर उसने फॉर्म को भर दिया, लेकिन तब तक उसका रिजल्ट नहीं आया था ग्रेजुएशन का। मैंने आप लोगों को कहा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पीटी को सिर्फ छोड़ दिया जाए, तो जब आप पीटी पास करते हैं उसके बाद जो प्रायर कंडीशन जो है, तो जो कंडीशन है उस कंडीशन में पहला चीज यही कि आपको रिजल्ट को प्रोड्यूस करना होगा। अब इस व्यक्ति ने रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं किया और चूंकि वह क्लेम कर दिया कि मैंने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मैंने क्वालिफाई किया, मुझे मेंस का फॉर्म भरने दिया जाए। कोर्ट ने यह कहा बहुत ही स्पष्ट तौर पर कि वह जो प्रायर कंडीशन जो दिया हुआ था, कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो यह है कि आपको ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन पास करना होगा और आपने उसके डिक्लेरेशन पर साइन भी किया है, और आपका रिजल्ट चूंकि नहीं आया है, डेट निकल रहा है और निकल चुका है, तब ऐसी स्थिति में आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। कि मतलब कि कोर्ट ने किसी चीज से रोका, कोर्ट ने क्या किया, किसी चीज से रोका किसी व्यक्ति को। इस आधार पर केस बहुत सारा होता है कि पीटी में मैंने क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेंस का फॉर्म मुझे भरने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सच्चाई यह है कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो है उसको यदि फुलफिल नहीं करेगा तब ऐसा हुआ तो उसको क्लेम वो नहीं कर सकता। इसी ढंग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन का क्राइटेरिया फिक्स किया। यहाँ पर स्टॉपेल अगेंस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर क्या उसने अपना सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स किया, एडमिशन का क्राइटेरिया फिक्स किया,
और कहा कि जो 90% मार्क्स लाएंगे उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अब जब फॉर्म भरा गया, सारे लोगों ने जब फॉर्म भर दिया, तो यह कंडीशन प्रेसिडेंट है भी की स्थिति में, तब लगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो 90% लाए हुए हैं। ठीक है, पहले उसने कहा था कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, अब उसने कहा कि जो 90% है उससे एबव लाए हुए हैं वो एग्जामिनेशन देंगे, एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई करेगा उसका एडमिशन लिया जाएगा। तो पहले उसने जो क्लेम किया था उस क्लेम के आधार पर लोगों ने फॉर्म को भर दिया, और इस आधार पर लोगों ने बहुत जगह पर फॉर्म को नहीं भरा, क्योंकि मेरा 90% से ऊपर है तो मेरा तो एडमिशन होना है, 90% से ऊपर है तो मेरा तो एडमिशन होना है। तो उसने बहुत सारे अन्य यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा ही नहीं। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि एग्जामिनेशन होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन प्रेसिडेंट था उसको उसने किनारे कर दिया। इस मुद्दे पर लोग कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती है। यदि उसे ऐसा करना था तो उसे पहले इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। चूंकि उसने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और वह कंडीशन प्रेसिडेंट है, वह पहले कमिट कर चुका है, क्या ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि वह उससे डिनाई करे। किसी चीज से यूनिवर्सिटी को प्रिक्लूड किया जा रहा था। एक और आपको बताऊं, यह परमिशन फॉर सब टेनेंसी, यहाँ पर भी क्या है, यदि परमिशन है सब, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझाता हूँ, और पहले इसका जो प्रिंसिपल है वो समझा दूं कि हाउसिंग बोर्ड ने, ठीक है ना, या किसी भी कोई भी संस्थान ने किसी को घर अलॉट कर दिया, और घर अलॉट करने में जो कंडीशंस थे उसमें वो लिखा हुआ था कि यह इसको सबलेट कर सकता है। अब किसी व्यक्ति ने यदि सबलेट कर दिया तो क्या हाउसिंग बोर्ड या कोई भी सोसाइटी जो है उसको कैंसिल कर सकती है, या कहते हुए कि उसने सबलेट कर दिया है तो उससे पैसा कमा रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि यह चीज जो है वो कर सकते हैं। अब इस पे एग्जाम्पल देता हूँ आपको। झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने, ठीक है ना, झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने एक घर को अलॉट किया, HIG के घर को अलॉट किया किसी व्यक्ति को, या फिर MIG के घर को अलॉट किया किसी व्यक्ति को, और एग्रीमेंट में था कि वह उसको सबलेट कर सकता है, उसको सबलेट कर सकता है। और उसने क्या किया कि उसे सबलेट कर दिया अपने एक रिलेटिव को, सबलेट कर दिया अपने रिलेटिव को, खुद वह वहां पर नहीं रह रहा था। हाउसिंग बोर्ड के साथ कुछ प्रॉब्लम आया, हाउसिंग बोर्ड ने यह कह दिया कि ये घर आपको अलॉट किया गया था, आपने इसे सबलेट कर दिया है, इसीलिए वह इलीगल है, आपके अलॉटमेंट को कैंसिल किया जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब एक बार यह कंडीशन आपने निर्धारित कर दिया, जब टर्म्स एंड कंडीशन को निर्धारित कर दिया, तो टर्म्स एंड कंडीशंस को इस रूप में रिवाइज नहीं किया जा सकता है। और यह गलत परंपरा होगी कि आपने जो टर्म एंड कंडीशन को निर्धारित किया उसके आधार पर यदि व्यक्ति ने काम किया, फिर आप जो है वह उसको पेनलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कि आपने पहले जो स्टेटमेंट दिया है आपको उसी पर कायम रहना होगा, पहले जिस पेपर पर आपने सिग्नेचर किया है उसी पर आपको कायम रहना होगा। अब इसके अलावा क्या है, एक और जो कंडीशंस है इसके वह देखिए, जो पॉइंट है वो समझिए। रिप्रेजेंटेशन शुड बी ऑफ फैक्ट्स नॉट ऑफ लॉ और ओपिनियन। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किस चीज पर, वो फैक्ट्स के आधार पर। यहाँ पर लॉ के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। लॉ तो डिसाइड करता है चीजों को, रिप्रेजेंटेशन आप जो दे रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओपिनियन के आधार पर भी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने एक डिक्लेरेशन दिया, एफिडेविट फाइल किया कि वह मुस्लिम है, और वह मुस्लिम बन गया। उसने कहा कि वह उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को मुस्लिम के रूप में। जैसे किसी व्यक्ति को, एक एग्जाम्पल बहुत ही जो दिमाग में चले जाने वाला एग्जाम्पल वो देता हूँ, जैसे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली मुस्लिम बनकर, यदि वह मुस्लिम नहीं बनता
तो अपनी दूसरी पत्नी बना नहीं सकता था इससे। और उसने वो डिक्लेयर कर दिया कोर्ट में कि वो मुस्लिम है, उसकी पत्नी भी मुस्लिम बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसे लगा कि मुस्लिम तो बन गया, लेकिन उसके साथ कुछ परेशानियां आ रही हैं। जब उसने इम्प्रेस किया तो सिर्फ शादी करने के लिए इम्प्रेस किया था, लेकिन अब इस्लामिक जो थियोलॉजिस्ट है उनके तरफ से दबाव उसके ऊपर पड़ने लगा कि आप इस्लाम के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते, आपकी पत्नी जो है वह इस्लाम के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करती है। तब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि धर्मेंद्र ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि वह इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन वह हिंदू है। लेकिन वह क्या है? वह बेसिकली हिंदू है। यहाँ पर वह कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। एक और फायदा लेने के लिए शादी कर लिया मुस्लिम बनकर, और दूसरी ओर क्या है, वो अब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि वह इस्लाम नहीं है बाई फेथ, वह तो हिंदू है, उसने इस्लाम धर्म को एम्ब्रेस किया था। अब एक तरफ उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वह इस्लाम धर्म को एम्ब्रेस कर लिया है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि वह नहीं, वह हिंदू है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, तो इसको वह प्रिक्लूड करता है, कोर्ट इस चीज को रोकता है। दैट इज जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल है। इसी में एक केस लॉ है जिसको मैंने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रूप में कर दिया। यह केस है CM अरुमगम वर्सेस यस राजगोपाल, यह 1976 का केस है, और यह सुप्रीम कोर्ट के वॉल्यूम 1 में रिपोर्टेड केस है, जिसमें ऐसा ही केस हुआ था, जिसमें कि इस बात को सामने लाया गया था। मैंने उसको एक फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में आप लोगों के सामने डाल दिया। उनके साथ यह केस नहीं भी थी, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल साइट किया है। अब एक और फैमिली पार्टीशन के मामले में कहां पर लागू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। सपोज करिए कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले पार्टीशन हुआ किसी प्रॉपर्टी का, उसमें जितने भी लोग थे को पार्टनर थे, उन्होंने उसको एग्रीडली एक्सेप्ट किया, सभी लोगों ने अपना उस पर सिग्नेचर भी किया। अब क्या है, इसमें से कुछ लोगों ने उस पर अपना म्यूटेशन नहीं कराया था, और चूंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, उसका बंटवारा हुआ था, तो किसी व्यक्ति को देखभाल करने के लिए उसने दे दिया अपने एक को पार्टनर को कि भाई तुम देख लो, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अब 20 साल के बाद जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि भाई मेरी जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है, बाकी लोगों का हो गया है। तो उसने म्यूटेशन के लिए दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया CO के यहाँ, जिसको कि बहुत जगह पर तहसीलदार कहते हैं, पट्टेदार कहते हैं, अप्लाई कर दिया। तो यह व्यक्ति जिसको कि यह देखभाल करने के लिए दिया गया था, उसने उस पार्टीशन को लेकर ही ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया और कहा कि इसका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। पहले वह क्या किया है, उन सारे लोगों ने एग्री किया है, पार्टीशन के डीड पर साइन किया है, और यह म्यूचुअल कंसेंट से जो है वह डिवाइड किया गया, प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड किया गया। तो एक और उसने क्या किया है, यह साइन किया है उस प्रॉपर्टी के पार्टीशन का जो डीड बना है उस पर, तो अब इससे वो डिनाई तो नहीं कर सकता। चूंकि वह प्रॉपर्टी उसके कब्जे में अभी है, इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने म्यूटेशन को रोकने का प्रयास किया, जो कि वह नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। मतलब कि एक बार जब आपने किसी चीज को स्वीकार किया तो उसको दूसरी चीज को दूसरी मुद्दे पर लेकर किसी चीज को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। दैट इज थ्योरी ऑफ स्टॉपेल, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।